दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के पार्ट 1 पार्ट 2 मेरे वीडियो में आपने देखा है। आज मैं आप लोगों के सामने पार्ट 3 लेकर पुनः उपस्थित हूँ। तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम हमारे दिव्यांग साथियों के लिए किस तरह रक्षा कवच का कार्य करे, आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम देखेंगे सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास तथा मनोविनोद। हमारे दिव्यांग साथियों के लिए समुदाय में रहने वाले और रहने का पर्याप्त मानक सुनिश्चित करने के लिए सरकार को क्या करना आवश्यक है। सरकार को क्या चाहिए कि हमारे दिव्यांग साथियों के लिए समुदाय में रहने के लिए किस तरह से धारा 24 कहती है, सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के अंतर्गत दिव्यांग लोगों को रहने का पर्याप्त मानक प्रदान करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से जीवन चयन करने और समुदाय में रहने के लिए आवश्यक योजनाएं, कार्यक्रम बनाएगी तथा विकलांग धारित लोगों की सहायता की मात्रा इन योजनाओं के कार्यक्रमों के अंतर्गत कम से कम अन्य व्यक्तियों के लिए इसी प्रकार योजनाओं से कम 25% अधिक होगा। समुदाय में रहने और स्वतंत्र रूप से रहने का सक्षम बनाने के लिए बिना किसी प्रकार की योजना बनाई जाएगी। किस प्रकार की योजना बनाई जाएगी उसके अंतर्गत देखेंगे हम। सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, देखभाल और परामर्श के क्षेत्र में अच्छी रहने की स्थिति के लिए सामुदायिक केंद्र स्थापित हो। विकलांगता धारित उन बच्चों के साथ साथ जिनके परिवार नहीं है अथवा जिनको त्याग दिया है अथवा जो बिना आश्रय अथवा आजीविका के हैं, उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं और संघर्ष के क्षेत्रों में समर्थन। अधिसूचित आयु सीमा की तय सीमा के अधीन दिव्यांग लोगों को विकलांगता पेंशन। 2 वर्ष से अधिक समय से विशेष रोजगार केंद्र में पंजीकृत दिव्यांग जिन्हें किसी लाभदायक व्यवसाय में नहीं लगाया गया हो, उन्हें बेरोजगार भत्ता प्रदान करना। कोई अन्य मामला जिसे सरकार उचित समझे। हमारे दिव्यांग साथियों को रोकने के लिए, विकलांगता होने को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएं दिव्यांग साथी को बचने के लिए। धारा 25 में यह लिखा है, विकलांगता के कारणों को अनुसंधान और जांच से संबंधित सर्वे किए जाएं। विकलांगता रोकने के अनेक कारणों को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष में एक बार जोखिम स्तर के बच्चों की पहचान करने के उद्देश्य से सभी बच्चों की कम से कम 1 वर्ष में एक बार की जांच की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा प्रदान की जाए। बच्चे तथा माता पिता की देखभाल के लिए प्रसव पूर्व, प्रसवकालीन और प्रसव के बाद कदम उठाना, ये भी आवश्यक बिंदु है। साथ ही हम देखेंगे क्या उपाय किए जाए जिससे कि दिव्यांग व्यक्ति खेल गतिविधियों में भाग ले सके। धारा 30 कहती है, खेल प्राधिकरणों का खेल प्रतिभाओं को बढ़ा देने, इसका विकास करने के लिए इन्हें योजनाओं, कार्यक्रमों में शामिल करना होगा। सभी खेल क्रियाकलापों और ढांचागत सुविधाओं को पुनर्गठित और समर्थन करना होगा। प्रशिक्षण के लिए राज्य की कला खेल सुविधाओं के विकास के लिए धनराशि आवंटित करना, ये भी हमारे दिव्यांग साथियों की विशेष सुविधा दी जाएगी। हम यहाँ पर देखेंगे समस्या निवारण एवं विशेष न्यायालय। मित्रों, इसे आप ध्यान से सुने। समस्या निवारण एवं विशेष न्यायालय दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त तथा राज्य आयुक्त, 2 आयुक्त यहाँ पर दिए हैं। क्या सरकार दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त व राज्य आयुक्त की नियुक्ति करेगी। धारा 74 में कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्ति के लिए एक मुख्य आयुक्त तथा मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए 2 आयुक्त, जिन्हें एक आयुक्त एक दिव्यांग व्यक्ति होगा, जिसकी नियुक्ति की जाएगी। मुख्य आयुक्त की सहायता एवं सलाहकार समिति द्वारा की जाएगी, जो विभिन्न विकलांगताओं से जुड़े कम से एक व्यक्ति के साथ कुल 11 विशेषज्ञों से बनी होगी। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मुख्य आयुक्तों को क्या करना आवश्यक है, यहाँ पर मुख्य आयुक्त के लिए आवश्यक बातें दी हुई है। धारा 75 के अनुसार मुख्य आयुक्त को स्वप्रेरणा अथवा अन्यथा किसी कानून, नीति, कार्यक्रम और प्राणियों
के अंतर्गत देखेंगे प्रावधानों में जो इस अधिनियम के अनुसार असंगत है उसका पता लगाना, उन्हें ठीक करने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठाना। इस अधिनियम अथवा किसी निश्चित समय के लिए दिव्यांगों के लिए क्रियाशील कानून द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की समीक्षा करना। दिव्यांगों निर्धारित संधियों और अंतर्राष्ट्रीय उपायों का अध्ययन करना तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन में सिफारिश देना। दिव्यांगों के क्षेत्र अनुसंधान करना और उन्हें बढ़ावा देना। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य कार्यों का निष्पादन करना, ये मुख्य आयुक्त कार्य है। मुख्य आयुक्त के द्वारा सिफारिश किए जाने पर क्या होता है? धारा 78 में कहा गया है, जब भी कोई मुख्य आयुक्त किसी प्राधिकारी कोई भी सिफारिश करेगा तो वह प्राधिकारी उस सिफारिश पर आवश्यक कार्रवाई करेगा और कार्रवाई से इस सिफारिश के प्राप्त होने के 3 माह के भीतर मुख्य आयुक्त को सूचित करेगा। मुख्य आयुक्त की यहाँ शक्तियाँ वर्णित है। देखें, गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सम्मन जारी करना और उसे लागू करना, किसी दस्तावेज की उपस्थिति व खोज की मांग सुनिश्चित करना। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत एक न्यायाधीश के अंतर्गत इसमें शक्तियाँ निहित है। हलफनामे के आधार पर साक्ष्य प्राप्त करना, गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए आदेश जारी करना। राज्य विकलांगता आयुक्त के क्या कर्तव्य हैं वो भी हम देखेंगे। स्वप्रणा से अथवा अन्य की विधि से किसी कानून नीति के प्रावधानों, कार्यक्रम, प्रक्रियाओं को पहचान करना जो कि असंगत हैं। दिव्यांग लोगों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उन्हें बढ़ावा देना। दिव्यांग लोगों के लिए अधिनियम तथा योजनाओं, कार्यक्रमों के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर नजर रखना। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अन्य कार्यों का निष्पादन करना। यहाँ पर विशेष न्यायालय की बात करेंगे। विशेष न्यायालय क्या है? धारा 84 के अनुसार तीव्र निर्धारण उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिसूचना के द्वारा प्रत्येक जिले में एक सेशन न्यायालय का विशेष न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराधों को नियुक्त करेगा। क्या इन न्यायालयों में सरकारी अधिवियोजकों को नियुक्त किया जाएगा? धारा 85 स्पष्ट करता है कि उनके लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय में उस न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी एक लोक अभियोजन को निर्दिष्ट कर सकती है अथवा एक अभियोजन की नियुक्ति कर सकती है। यहाँ हम देखेंगे अपराध और दंड के बारे में। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए क्या दंड निर्धारित किए गए हैं उसे सुने आप। अधिनियम के अधीन प्रावधानों अथवा नियमों के पहले उल्लंघन के 10,000 रुपये तक का जुर्माना, उत्तरवर्ती उल्लंघन हेतु 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना रखा गया है। यदि एक कंपनी अपराध कारित करती है तो वह साबित हो जाता है कि अपराध निदेशक अथवा अधिकारी की सहमति, मौन सहमति अथवा लापरवाही के कारण हुआ है, ऐसे कंपनी अथवा अधिकारी को दोषी माना जाएगा तथा उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। तदनुसार ही उसे दंडित किया जाएगा। मानक विकलांगता धारित व्यक्तियों के लिए निर्धारित सुविधाओं को कपटपूर्वक लाभ उठाने के लिए 2 साल तक की सजा एवं 1 लाख रुपये तक का जुर्माना दंडित किया जाएगा। दिव्यांग व्यक्ति की सार्वजनिक दृष्टि से अपमानित करने, ध्यान देंगे आप, हमारे दिव्यांग साथियों को सार्वजनिक रूप से कोई अगर उन्हें नीचा दिखाने के लिए किसी दिव्यांग महिला उसे अपमानित करने, उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से उसे अपमानित करने और उस पर बल प्रयोग करने के लिए खाना पीना देने की इनकार करने, यौन शोषण करने, शारीरिक क्षति पहुंचाने, किसी अंग अथवा भावना तो अन्य किसी सहायता उपकरण की सहायता से उसे नुकसान पहुंचाने अथवा हस्तक्षेप करने के लिए बिना उसकी व्यक्त सहमति से किसी मेडिकल प्रक्रिया को प्रदर्शित करने, क्रियान्वित करने अथवा ऐसी प्रक्रिया करने हेतु निर्देशित करने के लिए गर्भावस्था की समाप्ति हो जाए अथवा बिना किसी संरक्षक, बिना किसी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की राय के ऐसा करने कम से कम 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है, जिसे जुर्माना सहित 5 साल तक बढ़ा जा सकता है। जानबूझकर किसी पुस्तक, लेख या अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असफल रहने, कोई विवरण, सूचना, ब्यौरा प्रस्तुत न कर पाने के लिए प्रत्येक अपराध हेतु 25,000 रुपये एवं जुर्माना लगातार असफल इनकार की स्थिति में 1,000 रुपये प्रतिदिन की दर से मूल आदेश द्वारा दंड दिए जाने की दिनांक से आगे देय होगा। यहाँ पर आप ये जानें कि क्या करें जब इस कानून को लागू न किया जाए। अगर दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 अब लागू नहीं हो रहा है तो इन बातों को ध्यान देंगे। यदि इस कानून के प्रावधानों को क्रियान्वित नहीं किया जाता है तो एक दिव्यांग
व्यक्ति क्या कर सकता है। विकलांगता अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए अधिकारों को लागू करने के लिए एक दिव्यांग व्यक्ति को अवश्य रूप से करना चाहिए इन बातों का पालन। यदि किसी संस्थान में विकलांगता अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है अथवा उसे वंचित किया जा रहा है तो संबंधित सरकार अथवा संबंधित प्रतिष्ठान को अपनी प्रस्तुतिकरण दें। यदि कोई प्रतिक्रिया न आए अथवा प्रतिक्रिया नकारात्मक अपर्याप्त हो तो इस स्थिति में संबंधित आयुक्त विकलांगता से संपर्क करना चाहिए। वैकल्पिक रूप से संबंधित उच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 228 के अंतर्गत आप रिट याचिका दायर कर सकते हैं। यदि वहां राष्ट्रीय महत्व के संवैधानिक अधिकारों का हनन है तो इसी दशा में उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। विकलांगता अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अधिकारों का उल्लंघन किए जाने के खिलाफ जो विकलांग लोगों के एक दूसरे समूह को प्रभावित करने को क्या किया जाए, उसके अंतर्गत ऐसे मामलों में एक दिव्यांग व्यक्ति अथवा दिव्यांग व्यक्ति का समूह, यहाँ तक कि एक संबंधित एनजीओ अथवा दिव्यांगों के काम करने वाले कोई भी संगठन प्रभावित लोगों के उच्चतम न्यायालय के लिए शरण में जा सकता है और अपने अधिकारों की मांग कर सकता है। तो दोस्तों, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में हमारे दिव्यांग साथियों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य किया है और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक तक लोगों को बताएं कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 किस तरह हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मुझे आगे बढ़ाएं और आने वाले वीडियो में आपको दिव्यांग हमारे साथियों के लिए यूडीआईडी कार्ड किस तरह से बनाए जाते हैं और उनके बेरोजगार भत्ते के लिए इस तरह के वीडियो में आपको प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।